वैसे तो हर तरफ पाकिस्तान के अवाम को बहरानों ने घेरा हुआ है, अगर आप देखें, जिसमें महंगाई बहरान है, तवानाई, बिजली का बहरान है, खुद को NRO 2 देने वाली हुकूमत है। सवाल पूछती हूँ सबसे कि और कौन से ये चंद चढ़ाएगी, इसका जो खमियाजा है आखिर कौन भुगतेगा? विदिन 2 वीक्स पता चल जाएगा कि ब्लफ किसके साथ हो रहा है, हिडन एग्रीमेंट एक्चुअल किसके साथ हुआ है। सबको पॉलिटिकल प्लेयर्स को एंगेज रखा हुआ है और सबको बहुत मीठी मीठी गोलियां दी जा रही हैं। अभी तक नैब ने, आपको पता है, एवन फील्ड के हवाले से अभी तक अपील फाइल नहीं की है। अब आप NRO 2 कह दें, 3 कह दें या जो भी एक शक्ल कह दें, अब आपको ऑपरेशन रजीम चेंज के नतायज आना शुरू हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक था NRO और दूसरा है NRO 2। NRO तो था जो मुशर्रफ दौरे हुकूमत में दिया गया था, और NRO 2 क्या है? वो ये है जो आज दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो चंद माह पहले तक क्या थे, मफरूर, इश्तिहारी और मुजरिम करार दिए गए थे, जिनकी बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी होती थी, अचानक इतने मुकद्दम हो गए, इतने मुकद्दम कि अब उनकी राय के बगैर कोई हुकूमती काम किया ही नहीं जा रहा। ये है NRO 2। अच्छा, इन्हीं साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी मरियम नवाज, जो कमोबेश हर केस में नवाज शरीफ के साथ शरीके मुलजिम भी थीं, जिनका नाम गुज़श्ता बरस ECL में था, और इस पर रिएक्शन देते हुए वो कहती थी कि अगर अब हुकूमत उन्हें पासपोर्ट प्लेट में रख कर भी देगी तो क्या कहती थी कि जूती की नोक पर रखेंगी उसे। मगर जैसे उन्हें मौका मिला, ना सिर्फ उन्होंने अपना नाम ECL से निकलवा लिया, बल्कि जिस जूती की नोक से पासपोर्ट रखना था उसे पलकों पर सजाए लंदन रवाना भी हो गई। ये है NRO 2। अच्छा, वो शख्स जो एक लंबा अरसा नैब कस्टडी में रहा, जिसकी ज़मानत की दरख्वास्त तक कबूल नहीं होती थी, जिस पर मुतादिद केसेस थे और आज भी हैं, वज़ीर आज़म बन जाता है, ज़मानतें मंजूर होने लग जाती हैं, मुकदमात ख़त्म होने लगते हैं, अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास करवा लिए जाते हैं, जिससे अपने और अपने ख़ानदान वालों को रिलीफ दिया जाता है। ये है NRO 2। ये NRO 2 ही है जिसकी बदौलत आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके साहिबजादे और चंद दिन पंजाब के वज़ीर आला रहने वाले हमजा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया। ये NRO 2 ही है जिसकी बदौलत एक मफरूर और इश्तिहारी शख्स, जिसकी जायदादें करखो रही थी, रातों रात लंदन से पाकिस्तान आता है और सेनेटर का हलफ उठाता है, मुल्क का वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाता है। ये NRO 2 नहीं है तो और क्या है? आज जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उनकी असासाजात रेफरेंस में हाज़री मुआफ़ी की जो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। दौरान समाअत वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि इसहाक डार IMF के साथ मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका गए हैं, तो इसहाक डार को आज की पेशी से माफ़ी दी जाए। अदालत ने इसहाक डार साहब की जानिब से 10 लाख रुपए के ज़मानती मसले के जमा कराने का हुक्म देते हुए हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, और अब इस रेफरेंस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। यही वो NRO 2 है जिसका जिक्र बार बार साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी तकारीर में दोहराते हैं। यही वो NRO 2 है जिसका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वर होते हैं। पाकिस्तान में नैब तरामीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कमेटियों काबीना में फ़ैसले मुश्तरका होते हैं, क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुल्ज़िम बनाया जाएगा? इस तरह फ़ैसले कौन करेगा? हर काम पार्लिमान करेगी तो फ़ैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी LNG मुआहदे के हक़ाइक़ देखे बगैर केस बनाया गया था। LNG सतह के मुआहदे हुकूमती लेवल पर होते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में भी बरी हुए, लेकिन उन्होंने जेलें काटी हैं। इसके अलावा जी बाज़-औक़ात जो हालात हैं कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। और दौरान समाअत इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अदालत को बताया कि जी काबीना और वर्किंग डेवलपमेंट पार्टीज़ के फैसले भी नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। अब हालिया जो नैब तरामीम इंसदाद करप्शन के आलमी कन्वेंशन के भी खिलाफ हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वर होते हैं। आलमी मेयार और जो मकामी कानून है उसके तनाजुर में नैब तरामीम का जायज़ा लेंगे।
अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या नैब से बच निकलने वाले किसी और कानून की जद में आ सकते हैं, जिसमें इमरान खान के वकील ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए कोई और कानून मौजूद नहीं है। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन साबित करना भी नामुमकिन बना दिया गया है। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरामीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग मिलेगा और तरमीम से इजाज़त दी गई है कि जी वो जो माली फ़ायदे लें जो नैब कवानीन के ज़ुमरे में ना आए। अच्छा, वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को यह भी बताया कि तरमीम के बाद माली फ़ायदा साबित होने पर ही कार्रवाई हो सकेगी और जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल है इसके लिए अवामी ओहदेदार का बराह रास्त फ़ायदा लेना साबित करना होगा। अच्छा, अवामी जो ओहदेदार हैं उनके फ्रंटमैन और बच्चों के माली जो फ़ायदे हैं उस पर भी केस नहीं बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या नैब तरमीम शुदा कानून जो मौजूदा हालत है इसमें हालात में ये 1999 में 1999 में आता तो चैलेंज होता। अच्छा, इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने यह बताया कि कानून पर अमल दरामद में नकाइस सामने आने पर ही इसे चैलेंज किया जाता है। जो मखसूस अफराद हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए नैब तरामीम की गई। मौजूदा हुकूमत के आने का पहला टारगेट ही अपने नैब केसेस ख़त्म करना था। क्या नैब तहकीकात पर खर्च हुए अरबों रुपए ज़ाया कर दिए जाएंगे? और क्या एहतसाब अदालतों के जजेस पर जो शक है कि जी वो इंसाफ नहीं करते हैं और बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर होने वाले जो केस है उसकी समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, नैब कवानीन में तरामीम के खुद को करके जो खुद को NRO 2 देने वाली हुकूमत है, अब और किन मैं सवाल पूछती हूँ सबसे कि और कौन से ये चंद चढ़ाएगी, इसका जो खमियाजा है आखिर कौन भुगतेगा? इसका जवाब मेरे ख्याल से तमाम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, लेकिन जो इनके अपने इत्तेहादी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून जो बहुत से लोगों को अच्छे लगते हैं सच बोलने की वजह से, बहुत से लोगों को बुरे भी लगते हैं इसी सच बोलने की वजह से, एतजाज़ हसन साहब की मैं बात कर रही हूँ। इन्हें कैसे आईना दिखा रहे हैं। ज़रा एक पुराना क्लिप होगा, एतजाज़ हसन का टीम वो चलाइएगा, फिर नया क्लिप चलाएंगे बाद में, पहले पुराना क्लिप चलाइएगा। ये वो वक्त था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी और इमरान खान की कौमी असम्बली में आपको पता है कि चंद सीटें थी, मगर ये एतजाज़ हसन साहब की दूरअंदेशी कह लें कि वो इमरान खान की स्ट्रगल को भांप रहे थे जब भी हुकूमत और अवाम को इससे आगाह कर रहे हैं। हालांकि ये जो एतजाज़ हसन साहब है किसी केस में इमरान खान के वकील नहीं है और ना ही इनकी जो लीगल टीम उनका हिस्सा थे और ना ही इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से दूर दूर तक कोई ताल्लुक है। अब ज़रा एतजाज़ हसन का जो गुज़िश्ता रोज़ का बयान है वो सुनते हैं कि किस तरह आज भी जोश, वलवले, जुर्रत और बहादुरी के साथ हुकूमत वक्त के खिलाफ और उनके कायद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इनकी ईंट से ईंट बजा रहे। इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा, एतजाज़ साहब की जो बातें हैं उसी तरफ इशारा करती हैं जो मैंने अपने इंट्रो में आपको बताई, आपके साथ शेयर किया कि क्या ये NRO 2 ही है जिसके समरात हमें मुस्लिम लीग नून को मिलने वाले रिलीफ की सूरत में बाकायदा नज़र आ रहे हैं। कोई शक ही नहीं किया जा सकता। नैब कवानीन में जो तरामीम है इनमें कानूनी सिकम के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब उन्होंने भी गुफ्तगू की और बताया कि जी तरामीम जो हैं जरदारी और शरीफ फैमिली को सामने रख कर की गई हैं ताकि दोनों खानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, क्या फराहम किया जाए, रिलीफ और आमदन से ज़्यादा असासों को नैब साबित करे कि जी कैसे कम आमदनी में ज़ायद असासे बने हैं। चौधरी साहब ने क्या कहा, किस तरह का, ज़रा सुनिएगा। मज़ाक की इस बात तो है मगर क्या कहा जा सकता है और किया क्या जा सकता है जब बिल्ला ही दूध की रखवाली कर रहा हो। अब जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है और उनका माजी बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है तो वो ये रिलीफ खुद को नहीं देगी तो और फिर करेगी क्या? क्योंकि एक तरफ खुद को NRO 2 दिया जा रहा है और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम करके इनकी साख को मुतासर करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। अच्छा, हुकूमत के इस रवैये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने रिकॉर्ड किया, अपना वीडियो पैगाम शेयर किया। उस वीडियो पैगाम में वो कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इस पर कोई फैसला और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या कहना था चौहान साहब का, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, क्या इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जा सकता है? क्या झूठे और बेबुनियाद मुकदमात इमरान खान की साख को मुतासिर करेंगे? अवाम ने इमरान खान की मकबूलियत क्या ख़त्म हो सकती है या हो जाएगी? क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया भी जा सकता है? ऐसे बहुत से सवालात और उनके जवाबात अवाम जानना चाहते हैं, जिसे हम अपने प्रोग्राम में भी मेहमानों से पूछेंगे। अच्छा, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब खुद दिए और साथ ही ये भी बता दिया कि उनसे मंसूब जो फहश और गंदी वीडियोज़ हैं
वो भी बनाई जा रही हैं। खान साहब ने और क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। ये तो सुना आपने। अच्छा, इमरान खान साहब की जिस चीज़ ने हुकूमत को बहुत ज़्यादा खौफ में, डर में मुब्तला किया, वो पता है क्या है? एहतजाजी कौल। और इमरान खान अपने हर जलसे में, हर खिताब में, मीडिया गुफ्तगू में अपनी यूथ को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को तैयार रहने की तलकीन भी कर रहे हैं। कहते जी जैसे ही कॉल दूंगा आपने भरपूर साथ देना है, मुखालिफिन की ईंट से ईंट बजानी है। अब ज़रा हुकूमती जो इंतज़ामी अमूर हैं और दीगर जो मामलात हैं वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हर तरफ पाकिस्तान के अवाम को बहरानों ने घेरा हुआ है, अगर आप देखें, जिसमें महंगाई बहरान है, तवानाई, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, सियासी बहरान आप सबके सामने है, मुआशी बहरान आप सबके सामने है। ये तमाम बहरान है जिसने अवाम को घेरा हुआ इन बहरानों ने। लेकिन आइंदा चंद रोज़ में एक बहुत बड़ा जो बहरान है, जो अवाम की चीखें निकालने वाला है, वो है गैस बहरान। अब इस बहरान से हर घर से चीखें उठने वाली हैं, क्योंकि मुल्क में गैस बहरान बेकाबू हो चुका है, जिससे सनतें बंद हो रही हैं, घरेलू सारिफीन भी परेशान हैं। और बहरान की वजह गैस के जो महदूद आप कह लें कि ज़खायर हैं, उसमें हर साल तेज़ी से जो होने वाली कमी है, ये बड़ी वजह है। ज़राए क्या बताते हैं कि सिर्फ 1 साल के दौरान जो गैस की पैदावार इसमें 6% कमी हुई है, और जो तलब है उसमें सालाना बुनियादों पर 5% का इजाफा हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जो गैस की जो कुल पैदावार है वो 2006 मिलियन क्यूबिक फीट, और तलब जो है वो 3884 मिलियन जो है क्यूबिक फीट है। जबकि अगर 2025 की बात की जाए तो यौमिया 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट गैस इजाफी दरकार होगी। और जो पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम है, उन्होंने बाकायदा खबरदार कर दी है कि सर्दियों में गैस की जो यौमिया तलब है वो 8 अरब क्यूबिक फीट तक पहुँचने का इम्कान है। अब इस दौरान जो गैस की मजमूई पैदावार है वो कितनी यौमिया होगी जी? 3 अरब 75 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया होगी, और 1 अरब क्यूबिक फीट यौमिया जो LNG है वो भी दरामद की जाएगी। इस तरह जो शॉर्टफॉल है नुमाया इजाफे से 3 अरब 25 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया से ज़ायद हो सकता है। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में जो गैस की बढ़ती कीमतें हैं वो भी बहरान की अहम वजह हैं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने LNG के 60 इजाफी कार्गो फराहमी के लिए बिडिंग तलब की है, लेकिन 3 अक्टूबर की जो मुकर्ररा तारीख है, इस तारीख तक किसी कंपनी ने इंटरेस्ट, दिलचस्पी ज़ाहिर ही नहीं की। और हुकूमत ने गैस की तलब को मद्देनज़र रखते हुए 2023 से 2028 तक हर साल जो 12 इजाफी कार्गोज़ मंगवाने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस सूरत हाल में वज़ारत पेट्रोलियम ने मुमकिना गैस बहरान से निपटने के लिए जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान है उसके लिए कंपनी से वर्किंग पेपर तलब कर लिए हैं, और प्लान की रोशनी में ये फैसला किया जाएगा कि किस सेक्टर को कितनी गैस मिलेगी। अब ऐसे में ओगरा ने भी वाज़े तौर पे एक चीज़ बताई है, वो क्या, वो भी आपके साथ शेयर कर रही थी कि गैस बहरान से निमटना है तो कहते हैं ज़खायर की तलाश के लिए ऑपरेशंस तेज़ करने के साथ नए LNG टर्मिनल्स लगाना होंगे, जबकि सनती सारिफीन को प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए LNG फराहमी का भी मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। अब हुकूमत के जो ये इक़दामात हैं, इससे जहाँ टेक्सटाइल से सनतें शदीद मुतासिर होंगी, बल्कि इससे जो मुल्क की सनती पैदावार है, बरामदात है, उनमें वाज़े कमी भी आएगी, जिसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा वो आपको पता है कि मुल्की ज़र मुबादला पे पड़ेगा। डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा, रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी। यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अज़हर सदीक साहब और साबिर शाकिर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ बरी, मुत्तहिदा हुकूमत में रिलीफ मिलने का सिलसिला तेजी से जारी। क्या तहरीक इंसाफ कर रही है फिर से अदालत जाने की तैयारी? कप्तान के सियासी पावर शोज का हुकूमत पर खौफ तारी। ज़िमनी इलेक्शन से कौन कर रहा है राह फरार की तैयारी? ये बहुत से सवालात हैं, ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर माहिर कानून एडवोकेट अज़हर सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अज़हर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये मरियम नवाज के बाद अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत हो गई है। अज़हर साहब, ये चल क्या रहा है? क्या वाकई ये है इंसाफ? बड़ा मुश्किल सा सवाल कह दिया मैंने तो। भी आज ही एक आर्टिकल मेरा नेशन में छपा है, रिच रूल द लॉ। मैंने बड़ा वाज़े तौर पर, अमीर जो है ना वो कानून पे हुक्मरानी करता है। और अगर आप मुझसे इंसाफ का पूछें तो ये ज़रा ज़रूरी है समझना कि ये केस में 249A के तहत बरियत दी है, ना इस पे फर्द जुर्म आया, ना इस पे शहादतें आई। और तारीखी तौर पर मैं आपको एक चीज़ बड़ी ज़रूरी बताना चाहता हूँ
इनकी जमानत और अलहदा बात है कि जमानत के पैरामीटर्स कुछ और हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि असूली तौर पर व्हाट हैपेंड जब जमानत हुई थी और उस वक्त क्या कहा था जज साहब ने। जरा आपको पढ़ने लगा हूँ मैं एग्जैक्ट कोड एंड कोड। मुलजमान का केस मुनज़्ज़म जराइम की क्लासिक मिसाल है। मुलजमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, अपने असासों के जराए मुलजमान ने साबित करने हैं। अब जरा समझना है केस है क्या। अजहर सिद्दीक स्मगलिंग करता है और क्या करता है, वो आमदन में डिक्लेयर कर देता है कि 1 करोड़ रुपया जो है ना स्मगलिंग से पैसे कमाए हैं। तो क्या जो जुर्म उसने सरदर्द किया है वो पैसे डिक्लेयर करने से खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी क्या है, यहाँ चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, वो नाम कोई तकरीबन 18-19 के करीब है, उनके मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपया गया, अरबों रुपए से पैसे मनी लॉन्डर हुए, बाहर से फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में आए। तो आपको पता है फैटफ में इन्हीं केसों की वजह से तो पाकिस्तान भुगत रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाए हैं। ये बता तो दें, वो जो बाहर से पैसा आया है इनका, वो जो इन्होंने हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर भी किया हो, वो किसने भेजा? अल्लाह रखे ने भेजा है, मोहम्मद बूटा ने, या जियो बाइडेन ने भेजा है, या उसामा बिन लादेन ने भेजा है? वो पैसे तो आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर अब हर चीज मौजूद है। और यहाँ जज साहब को इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अभी आपके सामने जमानत का पढ़ दिया, इसमें फर्द जुर्म आयद करते, फर्द जुर्म के बाद शहादतें होती, और वो शहादतों से यानी इतना कुछ रिकॉर्ड होने के बावजूद, यानी इन देखे ना, इन शहादतों को, इन एविडेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, इंटरकनेक्ट होकर ये चीजें आनी है, और प्रेडिकेट ऑफेंस का मामला है, और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है कि जिन जो नैपियां बदलते थे वह नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो वैसी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये क्लासिक एग्जाम्पल है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का लफ्ज भी अगर कह दिया जाए कि और अब आगे क्या होना है, याद रखिएगा। ये हुदैबिया मैं ले चलता हूँ आपको, तारीखी तौर पर जरा समझना है वो क्या था। जब इनके खिलाफ ये नैब का केस शुरू हुआ, ये मुल्क से बाहर चले गए, वो केस सेनेट एडजर्न हो गया, ट्रायल इन एब्सेंशिया बाद में नहीं हो सकता था। जब ये आने वाले थे तो केस लगता है हाई कोर्ट में क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। एक जज कहता है कि री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एक कहता है नहीं हो सकती है, और ये फिर वो फाइल दब जाती है। जब ये दोबारा पावर में आते हैं तो केस लगता है, और इनका एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा साहब नाम है उनका, ये MNA भी रहा है। वो अदालत में केस आता है, सिंगल जज के पास आता है, जो कि डाइसेंट व्यू था, वो कहता है जनाब केस ही नहीं बनता, केस बंद कर दे, फिर उसकी अपील दायर नहीं की जाती। ये भी रिकॉर्ड की बात है। उस वक्त एवनफील्ड में जब मामला आया, फिर अपील फाइल हुई। अब इसमें भी क्या होगा, अपील फाइल नहीं की जाएगी, अपील ऑलरेडी। और ये समझना इसलिए जरूरी है कि मुल्क का वजीर आजम, उसके नीचे वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के नीचे FIA का प्रोसिक्यूटर, FIA ने आके कह दिया कि जनाब इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं। भाई वो जाके, वो तो ये हाथों पे जाकर होने हैं। तुम कौन हो ये कहने वाले स्टेज के ऊपर कि जनाब शहादतें आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं? तो ये क्या सारे एक पेज पे मुद्दई शहबाज शरीफ, अजहर साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। साबिर शाकिर साहब इंतजार करें, उनको भी आपकी इजाजत से शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। साबिर साहब, आपने अजहर साहब को भी सुना, तो आजकल अब यही वाज़ेह हर तरफ से आ रही है कि जिस तरह NRO 2 मिल रहा है, और अब एक सवाल जहन में आता है साबिर साहब कि अब अगली बारी किसकी है रिलीफ मिलने की, अब किसको रिलीफ मिलने वाला है? मेरा ख्याल है कि सवाल ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब को जो मिलना था मिल गया। आज पहले वजारत उज़्मा मिली, आज वो बरी हो गए, और उनका बेटा हमजा शहबाज भी बरी हो गया। इसके बदले में शहबाज शरीफ साहब क्या मांगा जाएगा, शहबाज शरीफ साहब क्या देंगे? अब ये इस पे अजहर सिद्दीक साहब भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ, आप भी गौर करें, क्योंकि ये है अहम सवाल कि शहबाज शरीफ साहब से इसके बदले में क्या मांगा जाएगा। क्योंकि अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब पे इनायात ही इनायात हो रही हैं। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी, उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके बेटे को बना दिया गया वजीर आला पंजाब, और उसके बाद फिर अब वो बरी हो गया। ये एक मॉडल केस है कि किस तरीके से सारी चीज़ें रोक के तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी गई, सब कुछ तब्दील कर दिया गया, और डॉक्टर रिजवान जिन्होंने ये सारी मेहनत की, उनका नाम ECL में डाल दिया गया। फिर ये सारा रिवर्स गियर लगा, और रिवर्स गियर के नतीजे में आज फैसला आ गया। शहबाज शरीफ साहब को अब तक बहुत कुछ दिया जा चुका है, अब है शहबाज शरीफ साहब से लेने का वक्त।
शहबाज शरीफ साहब से क्या मांगा जाएगा और क्या शहबाज शरीफ साहब वो दे पाएंगे या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। अगले मेरा ख्याल है 2 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ इक़दामात होंगे और कुछ मूवमेंट्स होंगी, उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके बदले में वो क्या दे रहे हैं। क्योंकि इस सिलसिले में इसहाक डार साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वो अमेरिका से होके आए हैं और लंदन में हैं, और लंदन में उनकी मुलाकात चल रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, बहुत ही अहम मुलाकात है। वो भी एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी विश लिस्ट जो है वो लंबी से लंबी होती जा रही है। अब है नवाज शरीफ साहब की जो ताहियात नहली है वो ख़त्म होनी है और वो वाया फैसल वाडा कोशिश की जा रही है कि उसमें ख़त्म हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट होनी है। अपॉइंटमेंट के बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट भी एक विश लिस्ट में शामिल है कि ये भी आप हमें वापस करें तो मियाँ साहब वापस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें टाइमलाइन के मुताबिक चल रही हैं, उसमें कोई आगे पीछे अभी तक चीज़ नहीं हुई। ठीक है, अजहर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये साबिर शाकिर साहब की ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, ये जो अटर्नी जनरल साहब जो हैं वो भी आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो इससे पहले भी उनके इस्तीफ़े की खबर आई है, बरियत का फैसला आ गया, क्या कोई ताल्लुक है इसका आपस में? और इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस में अटर्नी जनरल की पेशी को भी बड़ा अहम करार दिया जाता है, तो इस इस्तीफ़े को आप कैसे देखते हैं अजहर साहब? बहुत अहम है और मैं बिटवीन दी लाइन ही बात करूँगा। मुझे अंदाज़ा तो है इस बात का कि इससे आगे कुछ अपॉइंटमेंट्स आनी है, बहुत अहम अपॉइंटमेंट्स आनी है, वो भी मैं जिक्र नहीं कर रहा। और जैसे मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ भी साथ अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं कि उन्होंने अगर पाकिस्तान आना है तो उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं। उन्होंने ताहियात नाहली के हवाले से साबिर भाई ने कह दिया है, वो हकीकत है। फिर उसके आगे यही बात ख़त्म नहीं होती है। पंजाब हुकूमत वो लेकर आने की बातें कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो अपॉइंटमेंट ट्रांसफर जो भी आपने जो काम करना है, अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है कि वो बैठकर देखना है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ से क्या लिया जाएगा। शहबाज शरीफ से ये अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो चाहेंगे वो लिया जाएगा, और उसके हवाले से क्या अब वो एक्सटेंशन भी होनी है या नहीं होनी, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बार्गेन आपके सामने आनी है। और लेकिन मैं जो एक बात देख रहा हूँ डॉक्टर फिजा, वो बड़ी एक तकलीफ दे बात है। अवाम इस वक्त चार्ज पड़ी हुई है और अवाम को अब इस निज़ाम से कोई यकीन नहीं है। मैं इनकलाब तो मैं मुझे भी 40 साल हो गए हैं ये सुनते हुए कि इनकलाब आ जा रहा है, कल आ रहा है। लेकिन अब जो चीज़ें जिस सिमत पे जा रही हैं, जिस साइड पे जा रही हैं, वो लग यही रहा है कि अवाम अब इस मामले में इस निज़ाम से पूरी तरह बददिल हो चुकी है। महंगाई ऑलरेडी आपके सामने कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। यानी एक बंदे के वजीर खजाना बनने से डॉलर नीचे आएगा तो फिर यही हाल रह गया इस मुल्क का कि फिर तो चुप करके आप, कोई ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिस्ट लाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई ब्यूरोक्रेट लगाने की। इस तरह के बंदे कोई लगाएं जो बैठ के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि अगले हालात में या अगले सिनेरियो में, अभी तक नैब ने आपको पता है एवन फील्ड के हवाले से अभी तक अपील फाइल नहीं की है, जो मेरी इतलात है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये FIA के अंदर भी नैब आगे FIA अपील नहीं फाइल करेगी। वजह है कि वजीर दाखिला बॉस है और उनके बड़े बिग बॉस है शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म हैं। और अब आप NRO 2 कह दें, 3 कह दें, या जो भी एक शक्ल कह दें, अब आपको ऑपरेशन रजीम चेंज के नतायज आना शुरू हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अगली क्या लेने जा रही है या शहबाज शरीफ क्या देंगे, ये ज़रा मेरा ख्याल है साबिर भाई से पूछा जाए, वो बताएंगे आप। ठीक है जी, फिर सब आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिर शाकिर साहब, अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, ब्रेक से पहले अजहर साहब ने आपसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जवाब साबिर साहब से लीजिएगा जी। बस उसका काफ़ी बातें तो अजहर सिद्दीक साहब ने कर दी हैं। ये 2 हफ्ते की बात है,
कोई एक समरी मूव होनी है, एक समरी मूव होगी, समरी मूव में उसमें क्या नाम होंगे क्या नहीं होंगे। फिर एक और बात भी है कि अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो फिर एक्सटेंशन के मामले में भी फिर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट पे चले जाएं कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कमांड चेंज करने की, फिर इसी को कंटिन्यू रखा जाए। तो ये एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि अभी तक आप देखिए ना चीज़ें होती है ना, डील जो होती है वो डील होती है दो मुख्तलिफ वीकेंड के दरमियान। तो अभी तक तो एक फरीक, जैसा कि जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी बताया, फिर हम तो घर में बैठे थे, हमें तो घर से बुला के कहा गया कि आएँ आप आके उमूर मुमलिकत संभालें। तो वो सारी चीज़ें, और खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो खैर खुल के बता दिया कि जनाब वो नवंबर का मामला था, इसलिए ये सारा कुछ हुआ। नवाज शरीफ साहब ने कहा हम तो नहीं चाहते थे, तो हमें तो ज़बरदस्ती दिया गया। तो जब एक चीज़ दे दी गई एक फरीक को, अब उसको मुसलसल उस पर इनायात हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। इसमें कोई 9 अप्रैल से लेके और आज तक इनायात ही इनायात हैं। उसके बदले में ज़ाहिर है कोई भारी चीज़ ही ली जाएगी, कोई मामूली चीज़ तो नहीं ली जाएगी कि जनाब बस ठीक है यकतरफा तौर पे आप हमें बहुत पसंद हैं और ऐसे लोग हमें पसंद हैं जो हमें गालियां देते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, हमें धमकियां देते रहे हैं। तो अगर उन सारी चीज़ों को, उनसे अगर प्यार मोहब्बत की ये दास्तान शुरू हुई है तो बहुत बड़ी चीज़ उनसे ली जाएगी। ठीक है, तो साबिर साहब एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, सूरत हाल है, सियासी हिजान कह लें बहुत ज़्यादा है, आवाम भी बड़े परेशान है कि आखिर होने क्या जा रहा है आगे। इधर से हम देखते हैं PTI वाले बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, खान साहब कहते हैं मैं कॉल देने वाला हूँ, आप तैयारी पकड़ लें। इधर से हम देखते हैं हुकूमत के जब बयान आ रहे होते हैं तो ये लोग कहते हैं हम तैयारी करके बैठे हुए, 25 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर आप देख लें कि अभी उन्होंने कॉल नहीं दी, लेकिन कंटेनर्स का इंतजाम पहले हो चुका है। तो फिर ये जो सूरत हाल है, ये जो फ़ज़ा है, ये आइंदा जो चंद महीने जमहूरियत के लिए कैसे साबित होंगे आपके मुताबिक? देखिए अगले 2 वीक्स, नेक्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। अगर ये 2 हफ्ते पॉलिटिकल प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से गुजार लिए और कोई अनयूजुअल सीन क्रिएट ना किया तो फिर तो स्मूथ फंक्शनिंग होगी और आगे बढ़ा जाएगा, मामला को आगे देखा जाएगा। और अगर ये अपॉइंटमेंट के मामले में कोई डेडलाइन हो गई, कोई डेडलॉक हो गया और कुछ तनाज़ा खड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, उसकी रीज़न ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप यक वक्त इमरान खान को भी खुश रखें, शहबाज शरीफ को भी खुश रखें, नवाज शरीफ को भी खुश रखें, जरदारी साहब को भी खुश रखें, मौलाना फजल रहमान को भी खुश रखें। ये पॉसिबल नहीं है। अभी अगले मेरा ख्याल है विद इन 2 वीक्स पता चल जाएगा कि ब्लफ किसके साथ हो रहा है, किसको गोली दी जा रही है और किसके साथ एक्चुअल एंगेजमेंट्स और एक्चुअल जो सिंसेरिटिकल है हिडन एग्रीमेंट एक्चुअल किसके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स को सबको एंगेज रखा हुआ है, किसी को आपके ज़रिए, किसी को अजहर सिद्दीक साहब के ज़रिए, किसी को मेरे ज़रिए, किसी को समी इब्राहिम साहब के जरिए। तो इन सबको पॉलिटिकल प्लेयर्स को एंगेज रखा हुआ है और सबको बहुत मीठी मीठी गोलियां दी जा रही हैं। तो कुछ दिनों के बाद ही ये गोलियां खुल जाएगा। ये जब राज खुलेगा वो वो कागज़ उतारेंगे तो पता चलेगा कि जिसके अंदर लिखा होगा कि जनाब आपके साथ तो सिर्फ ब्लफ ही कर रहे थे हम, एक्चुअल जिसके साथ होना था वो हो गया। तो अगले 2 हफ्ते काफ़ी अहम है, आज स्टार्ट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें समरी में मूव होना है, समरी में क्या है, कौन से खुशकिस्मत नसीब होंगे जिनके नाम होंगे, फिर उसकी तरतीब कैसे होगी, सारी चीजें होनी है। ठीक है आज़ाद साहब, बाकी अब चेंजेस तो आ रहे हैं। सब पंजाब में देख लें कि वज़ीर दाखिला की तब्दीली की ज़रूरत पेश आ गई, उमर चीमा साहब को बना दिया गया। ये तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई जो उनको मुशीर दाखिला पंजाब बना दिया गया? देखिए, एक बात तो अपना फिजा जो समझने की बात है, ये पावर पॉलिटिक्स या पावर कॉरिडोर्स में इमरान खान साहब रवायती सियासत तो कर नहीं सके। जिस तरीके से आपको इन पावर कॉरिडोर्स में खेलना है वो आपके सामने है। ये वही FIA है जो इमरान खान साहब के दौर में किसी एक बंदे को पकड़ ना सकी। मनी लॉन्ड्रिंग या बाकी केसों के अंदर अगर आप देखें
सारे जमानतों पर या बाहर पर। और दूसरी तरफ ये है कि एक झूठा केस, उसमें हामिद जमात को जिस तरह गिरफ्तार किया, उसके अलावा FIA जितने भी केसेस है प्रोविडेंट फंडिंग के केस के हवाले से वो देख रही है कि वही पुलिस है जो दहशतगर्दी के पर्ची और 144 में आपको उठा रही है। ये वही पुलिस है जो 25 मई के वाक़े में क्या हाल किया। दूसरी तरफ आप यहाँ ही देख लें, अभी आपका इलेक्शन कमीशन का किरदार भी आप लोगों के सामने आ चुका है। उन्होंने मुश्किल हालात तो इमरान खान ने सारे देख लिए हैं, उनके लिए अब कुछ नहीं रह गया। अब वो भी अगर एक हवा बनाया हुआ था, लेकिन अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो आसफ अली जरदारी के अगेंस्ट भी आ गया। लेकिन तोशा खाना के केस में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन मैं इसलिए नहीं देख रहा कि वो अगर फर्ज करें मिस डिक्लेरेशन भी है उनकी एनुअल रिटर्न के अंदर सेक्शन 137 के अंदर, तो 152 में वो करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगी। तो करप्ट प्रैक्टिसेस की सजा गालबन 172 में दी गई है, वो 3 साल। वो इस्तगासा जब फाइनल होगा तो जाकर सजा हो जाएगी, और सजा अगर वो 3 साल से कम हुई तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, गालबन 2 साल से और आप उसके बाद वो बड़ी दूर की बातें हैं। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब पे है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, धरने की तरफ जाते हैं, शहर बंद करते हैं। साहब मेरे पास 20 सेकंड्स हैं, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। साबिर साहब आपका भी शॉर्ट में इस पे कमेंट चाहूंगी, जो वज़ीर दाखिला पंजाब को तब्दील किया गया, आपका कमेंट। मेरा ख्याल है कि खान साहब मुतमईन नहीं थे, और ख़ास तौर पे इसीलिए मुतमईन नहीं थे कि 25 मई के किरदारों को वो चाहते थे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, कानून के कटहरे मिलाया जाए। और डोगर साहब शायद ये चीज़ें नहीं उस तरीके से आगे लेके बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।